रिकॉर्डिंग। सब प्राणी आ गए। हिंद महासागर के बारे में कोई जानता है? तो वो सक्सेस पॉइंट की संपत्ति है, उसको गिराने की कोशिश मत करना। वैसे गिरा दो, कोई बहुत पैसा है लोगों का। चले स्टार्ट करें। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो 7th 5 ईयर प्लान है। 7th 5 ईयर प्लान में अगर देखा जाए इसके पहले थोड़ा सा, तो हमने क्या देखा था भाई 6 5 ईयर प्लान में। अब देखना यहाँ के बाद ना इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरफ हम लोग चलेंगे, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको हम लोग अलग से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। जहां पर एलपीजी रिफॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एलपीजी रिफॉर्म। ठीक है। 2-6 मतलब रोलिंग प्लान एक 6 ईयर प्लान का पार्ट ही माना गया, इसीलिए वो 2 6 5 ईयर प्लान हो गया। ठीक है, तो वो तो सिंपल सा कहने के लिए सिर्फ बात है। ठीक है, अब देखो 7th 5 ईयर प्लान में आखिरकार क्या हुआ, किस तरीके से चीजें घटी। हमने देखा भाई कि 1985 मतलब 1984 में इंदिरा गांधी जी जो थी वो एक तरीके से चली गई भाई। ठीक है, और कौन सा ऑपरेशन था जिसकी वजह से उनको इतना चीज झेलना पड़ा? ब्लू स्टार, जो गोल्डन टेम्पल के ऊपर जो एक तरीके से अटैक, जो चीजें थी उनको एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए किया गया था। तो अगर देखा जाए तो 1984 में इंदिरा गांधी जी गई भाई, और सरकार में कौन आया? उनका बेटा, जिनका नाम राजीव गांधी था। तो वो एक तरीके से जैसे ही सरकार में आए तो वैसे ही फर्स्ट जो 7th 5 ईयर प्लान है वो लागू कर दिया गया भाई। और उस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि तुरंत सरकार एक तरीके से में मतलब फंक्शन में आ गई थी, मतलब ज्यादा देर तक उसको चलाया नहीं गया वैसे तैसे करके। ठीक है, अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव क्या था 7th 5 ईयर प्लान का, तो यहाँ पर ये फोकस किया गया कि हम लोग फोकस करेंगे ऑन रैपिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। कि भाई जो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हमें एक तरीके से एक पुश मिला है उसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसके तहत हम अपनी फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। सबसे पहले फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को क्या करेंगे भाई? बढ़ाएंगे। दूसरा, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। अब बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह चलाए गए थे भाई, है ना? जैसे हमने बोला था IRDP प्रोग्राम चलाया गया था, ट्राइसिम चलाया गया था, और NREP। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, मतलब ग्रामीण के लिए। तो ये सब सारे प्रोग्राम चलाए गए थे ताकि हमारे देश में रोजगार वगैरह प्राप्त हो पाए। तो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन और एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, और साथ ही साथ रेजिंग प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर वर्ड है, देखो हमारे देश में आज भी अगर देखने को मिलेगा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बहुत कोशिश की जाती है इन कंपेयर टू प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन अगर बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ जाएगा। अब दोनों में अंतर क्या है भाई? प्रोडक्शन का मतलब सिंपल सी बात है कि आपका पैदावार बढ़ रहा है भाई। जैसे मान लो कि पहले 100 केजी आप प्रोड्यूस कर रहे थे, अब मान लो कि आप 150 केजी प्रोड्यूस कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? कि पैदावार बढ़ रहा है मतलब आपका। लेकिन अगर कोई ऐसा जमीन है जो 1 हेक्टेयर जमीन है, उसमें पहले आप 100 केजी अगर गेहूं उगा पा रहे थे, अब उसी 1 हेक्टेयर जमीन पर मान लो कि आप 200 केजी आप उगा रहे हो, तो इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी भी, उत्पादकता भी, मतलब उत्पाद और उत्पादकता दोनों एक तरीके से बढ़ रहा है, जो कि अच्छा होता है जब तक उत्पादकता ना बढ़े। जैसे मान लो कि कल पहले 4 घंटा पढ़ते थे भाई, अब 4 घंटा पढ़ते थे तो आपको बहुत कम याद होता था। अब मान लो 4 घंटा पढ़ते तो बहुत ज्यादा याद होता, मतलब आपने अपने माइंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है, उत्पादकता को बढ़ाया है। और कभी भी अगर उत्पादकता बढ़ती है तो वो डायरेक्ट लिंक होता है हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ से। क्यों? क्योंकि उत्पादकता का मतलब सिंपल सी बात है, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा इंडस्ट्री में जा पाएगा भाई, सिंपल सी बात है। और तब फिनिश्ड गुड्स वगैरह बनेंगे, और उससे गुड्स एंड सर्विस बनेंगी भाई, और उसके वजह से एक तरीके से क्या होगा? आपकी जीडीपी में ग्रोथ आएगी। जीडीपी मतलब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि हमारे देश में जितना भी प्रोडक्शन होगा। ठीक है, यहाँ तक तो इस पर फोकस किया गया भाई, विद अ फोकस ऑन द फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, तीनों चीज पर, कि फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी के साथ चीजों को लेकर चला जाएगा। दूसरा टारगेट क्या रखा गया भाई? 5%, जिसको अचीव किया गया, मतलब 6%। तो ये एक सक्सेसफुल प्लान के रूप में देखा गया, लेकिन ये एक तरफ से अनसक्सेसफुल भी था। क्यों?
क्योंकि इसके आते आते देखो 1990 आते आते हमारे देश की स्थिति जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अब यहाँ बीओपी का मतलब क्या है भाई, भुगतान संतुलन। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये अलग चैप्टर है आपके सिलेबस में, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब भुगतान संतुलन। अब भुगतान संतुलन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब आपका एक्सपोर्ट एक तरीके से कम हो जाए और आपने एक तरीके से इंपोर्ट, ठीक है, आपका एक तरीके से बहुत ज्यादा हो जाए, तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में गड़बड़ी। वैसे अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला जाए तो एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट होता है, कि जितना आपने एक्सपोर्ट करा, मान लो एक्सपोर्ट करने से पैसा हमारे देश में आता है, हमने कोई 4 सामान बेचा अमेरिका को, तो अमेरिका से डॉलर आया, और हमने अगर अमेरिका से कुछ खरीदा तो मतलब हमें डॉलर देनी पड़ रही है। इसका मतलब दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, खास कर कर अगर इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम लेकर चलना है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम भाई? इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलन, बैलेंस में। इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था बैलेंस में तब रहती है जब जितना पैसा हमारे देश से जा रहा है उतना ही पैसा हमारे देश में आ रहा है, ठीक है। जैसे आप मान लो ना कि एक एक बंदा है भाई, या फिर बंदी ले लेते हैं, ठीक है, इसका नाम चिंटी है। अब चिंटी के पॉकेट में मान लो कि इसे पॉकेट तो रहता नहीं, इसके पर्स में मान लो 50 रुपया था, 50 रुपया इसके पास आया भाई, और 50 रुपया चला गया, मतलब इसका अभी तक बैलेंस चल रहा है ठीक ठाक। अगर इसके पास ज्यादा पैसा आने लगे और कम पैसा, तो सरप्लस में हो जाएगा। सरप्लस मतलब ज्यादा पैसा बचेगा, जो कि अच्छा होता है। लेकिन अगर मान लो कि वो खर्चा ज्यादा कर रही है, और एक तरीके से इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, यहाँ पर बीओपी, क्योंकि अभी आने वाले समय में बीओपी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। बीओपी में क्या बोला मैंने भाई, अगर आप एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट हो रहा है, तब हमारा क्या हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा अगर देखा जाए, अगर हमारा एक्सपोर्ट बड़ा हो जाए, मतलब एक्सपोर्ट, सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट बड़ा होने का मतलब हमारे देश में ज्यादा डॉलर आ रहा है। एक्सपोर्ट करने का मतलब हमारे देश में ज्यादा डॉलर आ रहा है, तो एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा सरप्लस चला गया भाई, अधिशेष जिसको बोलते हैं हिंदी में। अधिशेष मतलब ज्यादा डॉलर हमारे देश में आ रहा है। लेकिन अगर मान लो कि हमने इंपोर्ट ज्यादा कर दिया, इंपोर्ट ज्यादा कर दिया और एक्सपोर्ट कम करा, ठीक है, तो एक तरीके से क्या पैदा होगा भाई, डेफिसिट या बैलेंस ऑफ पेमेंट में गड़बड़ी देखने को मिलेगा। मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ हमें क्या हो रहा है, घाटा देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है, डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब घाटा। और यही सिचुएशन 1990 आते आते हो गई थी, कि हम एक तरीके से कम -210, सोचो, -210 बिलियन डॉलर था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है, -210 बिलियन डॉलर घाटे में चल रहे थे। इसका मतलब उस वक्त अपने आप में इतना बहुत बड़ा पैसा था भाई। सोचो कि हम लोग माइनस का मतलब सिंपल सी बात है कि हमने इंपोर्ट ज्यादा करा। और इंपोर्ट क्यों करा भाई? क्योंकि हमें इंडस्ट्री लगाना था, मॉडर्न इक्विपमेंट, ट्रैक्टर्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे ऐसे कैपिटल गुड्स थे। कैपिटल गुड्स का मतलब पूंजीवाद वस्तु, वैसा वस्तु जिसका उपयोग करके आप क्या है, गुड्स बना सकते हो। जैसे मान लो कि आपने क्या खरीदा भाई, एक मान लेते क्या, जैसे मिक्सर ग्राइंडर एक तरीके से बोल लो, ठीक है, तो वो छोटा सा है लेकिन वो कैपिटल गुड्स है। क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल करके कोई मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करके कोई दुकानदार अगर पैसा कमा पा रहा है, मतलब वो उसके लिए कैपिटल का काम कर रहा है, पूंजी का काम कर रहा है। जैसे मान लो कि किसी ने गाड़ी लिया, गाड़ी लिएगा अपने 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 लिए तो अलग बात है, लेकिन अगर गाड़ी कैब चलाने के लिए, मतलब उसके लिए पूंजी क्या है, वो गाड़ी है, क्योंकि गाड़ी का ही इस्तेमाल करके वो पैसा कमा पा रहा है। सिंपल सी बात है। तो वहां पर सिंपल सी बात है, -210 बिलियन डॉलर 1990 आते आते हो गया था। जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा 1990 से 1992 तक आपका जो है 2 एनुअल ईयर प्लान चलाया गया था। 2 एनुअल प्लान क्यों? इसके पीछे एक और वजह है, उसके बीच में राजीव गांधी जी भी निकल लिए थे, ठीक है। तो राजीव गांधी जी भी 1991 में, 1991 में एक तरीके से उनका देहांत हो गया था। सोचो 1984 में उनकी माँ, राजीव गांधी की माँ, एक तरीके से उनका असैसिनेशन हो जाता है। उसके बाद 1991 में तमिलनाडु में राजीव गांधी का असैसिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ गई। बाद में हालांकि तुरंत नरसिम्हा राव जो है वो सरकार में आ गए थे, मतलब नरसिम्हा राव को क्या बना दिया गया था, प्रधानमंत्री बना दिया गया था। और उस वक्त जो 1991 की वाली फेज में कौन थे भाई वित्त मंत्री? मनमोहन सिंह, ठीक है। तो ये सब सारे आपको लिंक करके चलने पड़ेंगे, तो कि आपके, हाँ बताइए। डिमांड और सप्लाई के फेज में कब देखोगे आप? डिमांड देखो ना, डिमांड और सप्लाई का मतलब कि भाई
फॉरेन गुड्स का डिमांड ज्यादा हो गया था। तो सिंपल सी बात है, हमने विदेशों का सामान जो है वो मांग ज्यादा करने लगा, तो हम हमारे 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 को क्या करना पड़ रहा है, इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। ना ना, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई बोल सकते हो कि भाई जो हमारा कैपिटल गुड्स का डिमांड था वो ज्यादा हो गया था, लेकिन एक्चुअल में बीओपी में डिमांड का जो जिक्र है वो बहुत कम आता है, आएगा, लेकिन वो डिमांड इंक्रीज होने से एक्सपोर्ट बढ़ा या इंपोर्ट बढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आया कम आया, लेकिन जब भी बीओपी आए तो आपको हमेशा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बातों को याद रखना है। ठीक है, बीओपी तीन तरीके का होता है, बैलेंस होता है, दूसरा डेफिसिट होता है, और तीसरा सरप्लस होता है। सरप्लस मतलब ज्यादा, एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाना, और ये तो हमारे हमारे देश में सिचुएशन क्या बन गई थी, ये वाली। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो टारगेट हमने अचीव कर लिया था 1990 तक 6% का। अब इसके आगे थोड़ा सा समझो क्या मैंने बोला, इसमें क्या क्या चीज किया गया था 7th 5 ईयर प्लान में। अभी तक हम लोग 2 5 ईयर प्लान मतलब 2 एनुअल प्लान में नहीं आया। ठीक है, तो पहला हो गया इंडिकेटिव प्लानिंग स्टार्टेड फॉर साइंस एंड टेक। देखो, तो राजीव गांधी जी ने बहुत ज्यादा फोकस करा था कि भाई हम लोग साइंस और टेक के फील्ड में थोड़ा सा आगे बढ़े, और उनके लिए क्या चाहिए, उनके लिए कैपिटल गुड्स वगैरह चाहिए भाई, बहुत सारा पैसा चाहिए रिसर्च वगैरह करने के लिए, है कि नहीं। उतना पैसा हमारे पास था नहीं, तो हम लोग लगभग समय एक तरीके से बाहर से ही लेकर चला रहे थे। ठीक है, वहां एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जो जवाहर रोजगार योजना के रूप में देखने को मिलेगा 1989 में, और एक ऐसा प्रोग्राम सबसे पहली बार हुआ कि जिसमें डिसेंट्रलाइज स्कीम, व्हाट डू मीन बाय डिसेंट्रलाइज स्कीम भाई, जहां जहां स्टेट का पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया। जैसे कि मान लो मनरेगा, अभी हाल ही का एग्जांपल देता हूं, एमजी नरेगा था। ठीक है, एमजी नरेगा जो है वो एक तरीके से अगर देखने को मिलेगा कैसा था, सेंट्रलाइज था या डिसेंट्रलाइज था, सेंट्रलाइज था। मतलब ज्यादातर पैसा जो मनरेगा में खर्च होता था वो कौन करती थी, सिर्फ मटेरियल का पैसा, वो भी बहुत कम रुपया जो है स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती थी। ठीक है, इसका मतलब मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। लेकिन अगर इसको अभी रिप्लेस किया गया, मतलब अभी अभी पूरे तरीके से फुल फ्लेज लागू नहीं हुआ, क्या नाम था भाई, वीबी जी राम जी। ठीक है, अब यहाँ पर समझो विकसित भारत ग्रामीण क्या रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, ये गारंटी है, हाँ ये ग्रामीण लास्ट में, गारंटी पहले। तो क्या है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो ये बदला गया, बस इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि 100 दिन का काम होता था, यहाँ पर 125 दिन। तो यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ क्या, कि ये सेंट्रलाइज था, ये सेंट्रलाइज मतलब केंद्र से ज्यादा पैसा जा रहा हो। अगर कोई ऐसा स्कीम या कोई ऐसा योजना जहां पर केंद्र बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा हो, या 50% से ज्यादा जनरली ज्यादा कर रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सेंट्रलाइज स्कीम। लेकिन जहां पर केंद्र सरकार जो है और राज्य सरकार के बीच में, वैसे अगर केंद्र सरकार वाला बोला है तो 90:10 का रेशियो रहता है लगभग, जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम रहते हैं। ठीक है, 90%। अब यहाँ पर देखो वीपी जी राम जी में ये क्या है, डिसेंट्रलाइज है, इसमें स्टेट की भागीदारी को भी बढ़ाया गया, 60 और 40 का रेशियो रखा गया है ना, कि 60 जो है वो स्टेट और एक तरीके से 60 जो है वो सेंटर, और 40 जो है वो स्टेट को खर्चा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है भाई, कि ये हमारा क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज स्कीम के जैसा काम करेगा। तो उसी तरीके से सबसे पहली बार जिसमें स्टेट की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, देखो जहां भी स्टेट का पार्टिसिपेशन आ गया वहां पर कहीं ना कहीं फेडरल जो एक सिस्टम है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। फेडरल का मतलब संघवाद का ढांचा, जहां पर सारे लेवल्स को लेकर चला जा रहा है। ठीक है, अब देखो फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर गेट्स अ प्रायोरिटी। उसके पहले कौन ज्यादा प्रायोरिटी में चल रहा था, पब्लिक सेक्टर। देखो शुरुआती अगर देखा जाए, शुरुआत से ही जो हमारे देश में पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर मतलब मैंने बताया था कभी भी पब्लिक आएगा तो आप क्या समझोगे, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो सेक्टर था वो ज्यादा हावी था इन कंपेयर टू प्राइवेट। तो धीरे धीरे फिर प्राइवेट को भी एक तरीके से तवज्जो दिया गया। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ओवर द पब्लिक सेक्टर मतलब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाने लगा भाई। द प्लान वॉज नॉट लेड विथ अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। देखो सब चीज बढ़िया था, बस एक तरीके से फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, जो वित्तीय जो स्ट्रेटेजी था, हमने पैसों का लेखा जोखा सही तरीके से कर नहीं पाए 7th 5 ईयर प्लान में, जिसके वजह से आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमी क्या हो गया भाई, क्राइसिस ऑफ अनसस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है जनरली 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय फिस्कल डेफिसिट, ये अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है भाई, जिसको हम लोग बजट में देखेंगे।
लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए सिंपल सी बात कि बजट अगर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा, कि भाई सरकार के पास जितना पैसा आ रहा है ना, ठीक है, उससे ज्यादा सरकार खर्च कर रही है, जनरल ये बात याद रखना। तो अगर एक तरीके से टोटल आय और टोटल जो खर्चा किया जा रहा है सरकार के द्वारा तो वो ज्यादा हो जाता है, तो फिस्कल डेफिसिट जिसको हम लोग राजकोषीय घाटा बोलते हैं, जो कि बोला जाता है कि 3% से अधिक, या फिर अगर इसको 3% के आसपास में मैनेजेबल रखना है, इतना घाटा चलता है, इतना घाटा हम कवर अप कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाए तो वो एक दिक्कत और परेशानी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ समझना, अब हमने क्या देखा भाई कि 1985 से 1990 में यहाँ पर क्या हुआ, एक तो 1900 इससे पहले 1984 में इंदिरा गांधी जी का देहांत हो गया भाई। इधर जैसे ये खत्म हुआ 1991 में राजीव गांधी जी का क्या हो गया, डेथ हो गया। अब देखो पूरा समझना, जिसके वजह से एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा भाई, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पूरी तरीके से नहीं था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लेकिन तब भी अब सोचो कोई बड़ा चेहरा अगर मर जाए, ठीक है, या प्रधानमंत्री का ही 6-7 सालों में अगर 2 बार असैसिनेशन हो जाए तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिसकी वजह से कंट्री का माहौल भी उस तरीके से नहीं था भाई चीजें। तो वैसे जैसे तैसे करके नरसिम्हा राव को, ठीक है, नरसिम्हन राव को एक तरीके से क्या बनाया गया भाई, पीएम बनाया गया। और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, आपको मनमोहन सिंह याद होगा, ठीक है। बाद में चलकर मनमोहन सिंह 10 साल के लिए पीएम के तौर पर भी एक तरीके से आए भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मनमोहन सिंह क्या थे उस वक्त, फाइनेंस मिनिस्टर, और नरसिम्हा राव पीएम। तो उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि भाई हम अपनी इकोनॉमी को कैसे उभारें, और 2 चीज से उभारें। एक तो भाई हमारे देश में राजकोषीय घाटा बढ़ गया, और एक तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या आई है, क्राइसिस आई है, ठीक है, क्राइसिस आ गई भाई, है ना। भुगतान संतुलन में दिक्कत परेशानी और राजकोषीय घाटा बढ़ गया था। ये पूरा टाइमलाइन समझ पाया, ये पूरा टाइमलाइन समझ में आ गया 1985 1990 के अंतराल, और उसके आगे थोड़ा सा क्या हुआ। अब सोचो यहाँ पर सिचुएशन थी, अब इन दोनों को ही जो करना था क्योंकि हेड पोजीशन पर तो ये लोग बैठे हुए भाई, और उसमें ज्यादा रोल किसका, फाइनेंस मिनिस्टर का हो जाता है। अब इन्होंने एक बात बोली भाई, वैसे बहुत सारी किताबों में ये जिक्र देखने को मिलता है कि नरसिम्हा राव जो थे वो एक तरीके से जब ये प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तावित करी कि भाई हम अपनी इकोनॉमी को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय ओपन भाई, ओपन का मतलब मैंने बताया था, ओपन का मतलब सिंपल सी बात है कि ओपन इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब है कि जब हम लोग एक तरीके से क्या करें, अपनी इकोनॉमी को जो है वो पूरे तरीके से विदेश की कंपनी के लिए खोल दें, ठीक है। मतलब जहां पर एक्सटर्नल सेक्टर को, एक्सटर्नल सेक्टर बाहरी जो क्षेत्र है, एक्सटर्नल जो सेक्टर है वो क्या करे भाई, एक तरीके से उसको बढ़ावा दिया जाए। मतलब हम पहले क्या करते थे, बाहर अगर विदेश से कोई कंपनी, आज अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, गूगल है, सब चीज है, लेकिन पहले हम विदेश की कंपनी को अपने देश में प्लांट वगैरह लगाने या इंडस्ट्री वगैरह लगाने, कंपनी वगैरह खोलने का अनुमति नहीं देते थे, क्योंकि हम लोग इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी के तौर पर देखते थे, जिसको हम लोग बोलते थे क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब बंद अर्थव्यवस्था, सिर्फ हम अपने आप के ऊपर फोकस करके चलेंगे, हमें जितना जरूरत होगा उतना एक्सपोर्ट करेंगे, जितना हमें एक तरीके से जरूरत होगा उतना इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ज्यादा एक तरीके से हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और जबकि हमने किया थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से क्राइसिस निकल के आया भाई, और ऊपर से जो है बाहर की कंपनी को हम आने नहीं देंगे। ये 1991 से पहले की बात है। लेकिन 1991 में एक तरीके से क्या उन्होंने प्रस्ताव दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने कि भाई अब हमारी इकोनॉमी को क्या करना चाहिए, ओपन इकोनॉमी करना चाहिए। हमें भी अपने जितने भी कंपनीज हैं उनको ये मौका देना चाहिए कि बाहर की कंपनी के साथ कंपटीशन करने का। हम लोग क्यों डरते थे, ताकि बाहर की कंपनी यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी तो वो बहुत ज्यादा पैसा है उनके पास, तो वो यहाँ गुड्स एंड सर्विस को इन्फ्लक्स कर देगी, जिसके वजह से यहाँ की कंपनी जो है वो खत्म हो जाएगी। यही तो होता है मेन मोटो, ठीक है, इसी से बचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बोला जाए तो ओपन इकोनॉमी, तो इन्होंने एक बात बोली थी कि भाई अगर सारा चीज सही गया तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो आपका एक तरीके से आप ले लीजिएगा, उसका क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट। मतलब दोनों में प्लान हुआ भाई। नरसिम्हा राव जी बिल्कुल भी बोल रहे थे, उनको क्या था भाई, नया नया पीएम बने थे, अब उनको सत्ता बचाना था कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया, मान लो अगर चीजें और हाथ से बिगड़ गई, तो एक तरीके से जनता क्या होंगे, एक तरीके से रोड वगैरह पर आ जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा भाई, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर ये प्लान
जो तुम बोल रहे हो, जो प्लान का नाम क्या बोला गया, एलपीजी रिफॉर्म। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म, एलपीजी का रिफॉर्म का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तीन काम किया गया। लिबरलाइजेशन का मतलब लिबरल, उदारीकरण, मतलब क्या, फ्रीडम देना। मतलब हम कंपनीज को, प्राइवेट को ये फ्रीडम दे रहे हैं कि वो अपने हिसाब से गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकता है। दूसरा कि प्राइवेट सेक्टर को तवज्जो ज्यादा दो इन कंपेयर टू, तो बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर थे, पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, जिनको बेचा गया प्राइवेट को, ठीक है, ताकि आप चलाओ भाई। और तीसरा ग्लोबलाइजेशन, बाहर की कंपनी यहाँ पर और यहाँ की कंपनी बाहर जाकर चीजों को स्थापित कर सकती है। तो इसका मतलब एलपीजी, जिसका नाम एक और नाम होता है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म या पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोल लो, या फिर एक तरीके से रिफॉर्म बोल लो, ठीक है, नई आर्थिक नीति के नाम से भी जानते हैं भाई। तो ये चीज प्लान किया गया और इसको प्लान करने के लिए 2 साल लगा, ठीक है। 1990 से 1992 के दौरान जो है वो ये सारे प्लान, वैसे एक्चुअल में 1991 का डेट हम लोग जो है, मतलब ईयर जो है वो फाइनल ईयर मानते हैं एलपीजी रिफॉर्म का, लेकिन ये आगे पीछे करके अगर 2 साल है, वो 2 साल पूरा हमें स्थिति को सुधारने में लगा, ठीक है। इसके लिए हमने 2 जगह से लोन भी लिया, क्योंकि हम लोग, पहली बात तो यही थी कि लोन लेने की बात हो गई भाई, क्योंकि आपको घाटा था, आपका घाटा ही है ना, एक तरीके से घाटा था। अब घाटे को कम करने के लिए आप क्या करोगे, उस वक्त सरकार के पास ऐसा नहीं था ना कि इनकम जनरेट करे, तो सरकार तो लोन ही लेगी। तो लोन लेने के लिए कहां पर गई थी भाई, बोलो, वर्ल्ड बैंक और, हाँ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जहां से उन्होंने एक तरीके से क्या लिया, लोन लिया। और वही या उन्होंने ही एक तरीके से बोला कि ये लोन हम तभी देंगे जब आप अपनी इकोनॉमी को क्या करोगे, ओपन इकोनॉमी करोगे, ठीक है। तो घुमा फिरा के बात जो आई, वो देख रहे हो कि हमने एक तरीके से वर्ल्ड के सामने, क्योंकि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को सही तरीके से नहीं देखा या नहीं समझा, जिसके वजह से हमें एक तरीके से एलपीजी रिफॉर्म करना पड़ा। एक एंगल तो ये है, दूसरा एंगल ये है कि मनमोहन जी की सरकार या फिर मनमोहन जी के द्वारा जो है, या सरदार जो मनमोहन सिंह है ना, उनके सरदारी तो भाई, अरे तो डॉक्टर लगा दो, चलो चलो डॉक्टरी का, हाँ। तो समझ सकते हो कि भाई किस तरीके से उन्होंने क्या नीति लगाई होगी, जिनके वजह से जो हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो पाई, क्योंकि उस वक्त सबकी, वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे भाई, तो ये सबकी बस की बात तो थी नहीं कि भाई इतने अच्छे तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर कॉपरेट करो, यहाँ पर कॉपरेट करो और चीजों को इम्प्लीमेंट करो ग्राउंड लेवल पर। लेकिन ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है, इसीलिए इनको एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट के रूप में आज भी जाना जाता है, ठीक है। पीएम तो बाद में, पहले एज ए इकोनॉमिस्ट इनको ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, ठीक है। तो ये समझे, क्लियर हो गया। इसको ना कहीं पर लिख लीजिए अगर लिखना चाहिएगा तो, वैसे मिटा दो बाद में ये वाला थोड़ा सा, ताकि आपको चीजें चीजें पता हो पाए, लेकिन अलग से चलो लिखा देंगे, इसको रहने दो। अब देखो यहाँ पर आगे देखो, पहले तो लालच दे दो, उसके बाद इसका अलग ही एक, नहीं बोलते हैं परेशान करने में, देखिए एक बच्चा को परेशान करने में, गाल कभी ऐसे करो कभी वैसे करो, तो बहुत परेशान, बड़ा अच्छा लगता है शुरुआत में। देखो टू एनुअल प्लान, अब टू एनुअल प्लान लाया गया भाई, उसमें क्या बोला गया कि एट्थ जो 5 ईयर प्लान जो था 1990 से 1995, वो कभी भी आ नहीं पाया भाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि फास्ट चेंज पॉलिटिकल सिचुएशन एट अ सेंटर, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बहुत सारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रेडिट और फिजिकल डेफिसिट का प्रॉब्लम, ठीक है। फिजिकल इम्बैलेंस इन द लेट 1980s वेयर द अदर इंपॉर्टेंट रीजन, जिसके वजह से एट्थ 5 ईयर प्लान हमारा टलता चला गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट और शॉर्टेज ऑफ फॉरेक्स, फॉरेक्स का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर फॉरेन, ई एक्स का मतलब एक्सचेंज, FOREIGN, और एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को अगर जनरल भाषा में देखा जाए तो आपको फॉरेक्स आप लिखा हुआ आता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का अनकंट्रोल्ड फिजिकल डेफिसिट, और फिजिकल डेफिसिट भी कंट्रोल में नहीं था, जिसके वजह से देखने को मिलेगा एट 5 ईयर प्लान आया नहीं, उसके जगह पर टू एनुअल प्लान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो क्या लाया गया था भाई, प्लान हॉलिडे। उसके बाद बीच में क्या आया भाई, रोलिंग प्लान। फिर उसके बाद तीसरा जो है वो आपको देखने को मिलेगा टू एनुअल प्लान देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलो उसके बाद 8 5 ईयर प्लान, अभी बीच में मैं लिखा दूंगा इसको, ठीक है। पहले आप 7 5 ईयर प्लान लिखिए, बोलिए मैडम। मनमोहन सिंह ने
हाँ, वो 2008 में समझेंगे क्या। हाँ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, वो ग्लोबली था ना। हाँ हाँ, रोल तो हमेशा से रहा ना उनका एज ए इकोनॉमिस्ट। उनसे वैसे भी सरकार प्रस्तावित के रूप में ऐसा 2008 में पीएम कब बने भाई? 4 में। तो 8 में प्रधानमंत्री थे, तो उनका रोल कैसे नहीं होगा? एज इकोनॉमिक्स तो हमेशा रहता है ना। अब मान लो कि आप पीएम हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका जो समझ है इकोनॉमिक्स, वो तो आप एक तरीके से आप अपनी कैबिनेट मीटिंग में बताते ही हो। तो इनका उस समय भी एक तरीके से रोल था, लेकिन उतना बड़ा वो नहीं बोलेंगे इंडिविजुअल रोल। लेकिन इंडिविजुअल रोल अगर देखा जाए तो एलपीजी रिफॉर्म में ज्यादा था, क्योंकि इनके बलबूते ही वो पूरा प्लान जो है वो तैयार किया गया था, जिसके लिए इनको उतना एक तरीके से बोला जाता है कि बहुत बढ़िया इकोनॉमिस्ट के रूप में देखने को मिलता है। कर सकते थे, लेकिन किए क्यों नहीं सोचो? क्योंकि सरकार के द्वारा किया नहीं गया। जब तक बोला जाता है ना कि पानी सर के ऊपर ना आ जाए, अब तो डूबेंगे ही डूबेंगे। 7-8 दिन का पैसा ही बचा था हमारे पास। अगर हम लोग सही तरीके से चलते ना, तो 7-8 दिन का पैसा बचा था ये फॉरेक्स को देने लेने के लिए। तो सोचो 7 दिन का पैसा बचा भाई, भारत देश कहाँ जाएगा 7 दिन के बाद? उसके बाद तो लेना ही लेना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि पहले थोड़ा सा कदम उठा लिया जाए। तो ये लोग गए आईएमएफ और कहाँ पर, वर्ल्ड बैंक के पास कि भाई मेरे को पैसा चाहिए। मतलब पैसा चाहिए तो भाई अपनी इकोनॉमी को ओपन करो, विदेशी कंपनी को आने दो और अपनी कंपनी को विदेश जाने दो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप एक्सचेंज होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। दिक्कत परेशानी तो आई, लेकिन इसके बाद जो 8th 5 ईयर प्लान था और 9th 5 ईयर प्लान, उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करा। ठीक है, उसके बाद फिर हालत खराब हुआ, फिर ठीक हुआ, ऐसे चलता रहा। क्या मॉडल? वैसा कोई ये नहीं था कोई, इन्होंने सब मिलकर बनाया था। क्या कोई नाम था क्या? जॉन, हाँ उनको माना जाता है जॉन डब्ल्यू। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अलग अलग किताबों में कभी कभी चीजें की रिकमेंडेशन से बनाया गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं। उस वक्त मिनिस्ट्री वगैरह आ गई थी ना, जैसे बाद में चलकर कोई मॉडल नहीं आया। तो मिनिस्ट्री बनाती थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जितना भी एक ग्रुप होता था, या कैबिनेट का जो ग्रुप होता था, प्लानिंग कमीशन का जो ग्रुप होता था, वो साथ में मिलकर बनाने लगे ना शुरुआत में। क्योंकि उस वक्त हमारे पास इतनी एक्सपीरियंस टीम नहीं थी, इसीलिए हम लोग इकोनॉमिस्ट को एक तरीके से हायर करते थे कि भाई अब तो धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें चलती चली गई, वैसे हमारा एक ग्रुप बनता चला गया ना। और आज देखो, आज कोई जरूरी नहीं, आजकल सब ग्रुप में ही किसी को एक तरीके से बना दिया जाता है और उसके तर्ज पर बनाया जाता है, तो वो ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है दीदी? कोई दिक्कत? बढ़िया। और जी, तुम, मैं देख रहा हूँ जब से मैं पढ़ा भी रहा था तब भी तुम लिख रहे थे। क्या कर रहे हो, उतना क्यों लिख रहे हो? घर से नहीं लिख के लाए? घर से नहीं लिख के लाए? अभी भी नींद में लग रहे हो तुम। है, रात में नहीं सोए? समझ गया ना यहाँ तो। कहाँ तक पहुंचे, कौन सा 5 ईयर प्लान था? भाई कर्जा जब लेंगे तो खर्चा तो कर ही रहे थे। वो तो कर्जा हो गया ज्यादा। कर्जा इन द सेंस, कर्जा भी नहीं बोलेंगे हम लोग, यहाँ बोलेंगे कि खर्चा जो है ज्यादा कर रहे थे, जो हमारा रिजर्व था, रिजर्व से निकाल निकाल के खर्चा किए जा रहे थे। तो उसकी वजह से बढ़ा ना।
तो जिसका परिणाम आपको 1990 में देखने को मिल गया। आपने बोला भाई इंडस्ट्री बनाएंगे, आपने बोला प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, आपने बोला कि एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम करेंगे, तो उनकी वजह से वो सब सारी चीजें ग्रोथ तो हुई, लेकिन उससे एक तरीके से घाटा हो गया। जैसे मान लो कि आपके पास पैसा 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में, आपने गाड़ी भी ले लिया, सबसे पैसा खत्म कर दिया सारा, और ऊपर से उधारी ले लिया आपने, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ग्रोथ तो हुआ, लेकिन आपने एक तरीके से डेफिसिट में चले गए। वही बोला गया ना कि फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी सही तरीके से नहीं किया गया। इसके लिए देखो यहाँ बोला, दिस प्लान इज नॉट लेड विद अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, योजना को मजबूत वित्तीय रणनीति के साथ नहीं बनाया गया था, जिसके वजह से ये फेलियर हुआ। नहीं तो हो सकता है कि एलपीजी रिफॉर्म आने में और 5 साल लगते, लेकिन वो ठीक हुआ कि हो गया। हाँ, नहीं तो एलपीजी रिफॉर्म बाद में आता तो और दिक्कत परेशानी होता। बोलिए मैडम। हाँ, उधर साइड में एक खोपचा बना लो ना, कि जिसका फोन आया वो वहीं बतिया ले, क्यों बाहर जाएगा। जैसे कभी कभी जरूरी हो जाता है फोन उठाना, है कि नहीं। वैसे फिस्कल डेफिसिट का पूरा फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा। पूरा फॉर्मूला बताओ। वैसे बजट में तो पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। उसमें हम लोग बोरो किया हुआ पैसा ना वो ऐड नहीं करते हैं। और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, उसका फॉर्मूला क्या होता है। प्राइमरी मतलब प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या होता है भाई, ये सब पढ़े सब भूल गए, बताओ। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर इंटरेस्ट पेमेंट को भी हटा दें और बोरोइंग को भी हटा दें, मतलब बोरिंग तो अपने हटा हुआ है फिस्कल डेफिसिट में, अगर उसमें इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। आपको पीछे समझ में आ रहा है ना। चलिए बढ़िया।
आप लोगों ने नोट्स लिया था? ले लिए? फोटो खींच लिए? तो पीडीएफ तो मैंने भेज दिया सर को। हाँ, अरे वो ऑफिस में जो बैठते हैं, ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में खत्म होने के बाद आएगी। नहीं तो बच्चे पहले लिख लेते हैं फिर हाँ नोटेंगे करेंगे। फिर क्या होगा, बीच बीच में कुछ कुछ लिखाएंगे ना, दिक्कत हो जाएगा। अब इसके बीच में ना एक चीज वो जो मैंने लिखाया था ना वो लिख लो, लेकिन ये ना ऐसा बोर्ड होना चाहिए ना जो अपने आप। चलो मैं आज इसको रिसर्च करता हूँ थोड़ा सा। क्या मैंने बोला था, 1985 से 1990 ऐसे करके पूरा थोड़ा चार्ट बना लेना ताकि आपको थोड़ा सा पता रहे। यहाँ पर इंदिरा गांधी, ठीक है, डेथ 1984 में। फिर 1991 में क्या किया गया भाई, एक तो भाई आपको राजीव गांधी का डेथ देखने को मिलेगा। डेथ हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एलपीजी, एलपीजी रिफॉर्म, एलपीजी रिफॉर्म को ये अलग चैप्टर है, ठीक है, तो अलग हम चैप्टर में पढ़ेंगे। वो सब उसमें एलपीजी रिफॉर्म में पढ़ेंगे ना, वो तो बहुत सारी पॉलिसी थी। उसमें लाइसेंसिंग राज भी खत्म किया गया था। इतना लिख लो। हिंदी में कौन है भाई, हिंदी वाले कोई नहीं हो? हिंदी कौन, तो लिख लो हिंदी में। इतना तो ट्रांसलेशन तो आता ही होगा, है ना। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। बाकी इसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को नई आर्थिक नीति। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर को वित्त मंत्रालय बोलते हैं सर। डॉक्टर को डॉक्टर ही बोलते हैं, ठीक है। मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह ही बोलते हैं, ठीक है। और नरसिम्हा राव को भी हिंदी में नरसिम्हा राव ही बोलते हैं, ठीक है। क्या हुआ, लाइट इज पडिंग देन वीडियो साफ आई। अच्छा दिख नहीं रहा आपको, चमक रहा है। काहे परेशान हो रहे, सामने वाले हाथ दे दो। ऊपर करेंगे तो तुम्हें हटाना पड़ेगा ना मेरे को। बस 2 मिनट रुक जाइए, हो गया होगा। दो तारीख को बजट आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। हम 2 तारीख को बजट आएगा ना, इस बार की इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे बताइए। अच्छा, टर्म्स टर्मिनोलॉजी तो पढ़ेंगे। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ टर्मिनोलॉजी शुरू करूँ, बहुत सारे टर्म्स है भाई।
तो उसमें से जो बेसिक बेसिक टर्म्स होंगे वो मैं बता दूंगा। ठीक है, इसकी एक खत्म होने के बाद में बेसिक टर्म शुरू करेंगे। हो गया, ये वाला हो गया ना। अरे ये वाला हो गया, ये हुआ। क्या कर रहा है वो? राहुल गांधी? अरे भाई साहब, मतलब इतना भी खराब नहीं राहुल गांधी भाई जो तुम मरा रहे हो उसको। राहुल गांधी जानबूझ के लिखा ना है। एक तो मैंने ये कवर लेके गलती करी, ये ना बार बार गिर जाता है बेचारा। किसी का कवर का दुकान है? नहीं तेरा तो डिस्काउंट मिल जाता मेरे को। वैसे दुकान वाले डिस्काउंट देते नहीं आजकल। किसी का दुकान नहीं है, सब गरीब हो या मेरी तरह ही।
हो गया, चले आगे 8 में चलते हैं भाई। हो गया, कितना बचा हुआ, जल्दी जल्दी। या फॉरेक्स को फॉरेन एक्सचेंज लिख लेना, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बता रहे। चलो भाई, अब 8 5 ईयर प्लान की तरफ चलते हैं। हमने देखा अब तक कि भाई किस तरीके से चीजें घटी, ठीक है। अब आते हैं कि 1991 के रिफॉर्म के बाद, ठीक है, एक जो है वो प्लान तैयार किया गया 1992 से 1997, ठीक है। इसमें टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया कि 5.6% से हम लोग ग्रो करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जो अचीव किया गया वो लगभग 7% के आसपास, मतलब 6.8%, ठीक है, जो कि प्लान को सक्सेस, प्लान की सक्सेस को बताता है। इसके पीछे वजह क्या था, एलपीजी रिफॉर्म को सक्सेस माना गया, ठीक है, जो हमने रिफॉर्म करी। ऑब्जेक्टिव क्या था, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब यहाँ पर सिंपल दारा सिंह जा रहा लगता है, पटक पुटक के जा रहा, चलो कोई नहीं। देखो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हो गया भाई, कि हम लोग ना अब अपनी ह्यूमन कैपिटल के जनरेशन पर काम करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल, अपने आप में एक चैप्टर है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब मानव पूंजी। अब आपके पास बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स है, मान लो, ठीक है, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स है भाई, संसाधन के रूप में ह्यूमन है। अब उनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे, उनको आप एसेट या पूंजी नहीं बनाओगे, तो एक तरीके से क्या होगा, दिक्कत परेशानी। जैसे मान लो कि अगर एक इंसान है वो सिर्फ खा पी रहा है, जैसे तैसे चल रहा है, तो वो हमारे देश के लिए एसेट का काम कभी नहीं करेगा। हमारे देश के लिए एसेट या संपत्ति के रूप में कब काम करेगा, जब वो कमाने लगे, जो सही तरीके से, जब कितना कमाएगा उतना ज्यादा वो इकोनॉमी के लिए फलदायक होगा भाई। तो हमने फोकस किया कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट हो, ठीक है। उसके लिए हमने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करा, और बेसिकली बोला जाता है कि कोई भी इंसान, जैसे मान लो कि ये इंसान कौन है भाई, टमटा है, ठीक है, टमटा है। अब टमटा को भाई हमने क्या किया, एजुकेशन दे दिया, ठीक है, बढ़िया से एजुकेशन दिया और हेल्थ फैसिलिटी भी दिया। तो हम लोग जनरली मान के ये चलते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन से क्या होगा, वो अपनी कमाई वगैरह को कर सकता है आराम से, क्योंकि वो एक अच्छे तरीके से डेवलप इंसान है, ठीक है। और अगर ये हेल्थ और एजुकेशन के बाद ये कमाने लगा, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये ह्यूमन कैपिटल के रूप में ट्रीट हो रहा है। तो जितने भी रिसोर्स है उसको ह्यूमन कैपिटल में जनरेट करना बहुत आवश्यक होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। अगर वो नहीं कर पाएगा तो अर्थव्यवस्था के लिए बोझ बन जाएगा, चोरी चकारी बढ़ जाएगी, गरीबी बढ़ जाएगी, जिसका असर सरकार पर या सरकार के पर्स पर देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, तो क्या फोकस किया गया भाई कि एम्प्लॉयमेंट पर जनरेशन का एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करेंगे, और पब्लिक हेल्थ पर और एजुकेशन पर, मतलब हेल्थ और एजुकेशन फोकस रहेगा, और साथ ही साथ हमारा ह्यूमन क्या क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी तो हमने ये देखा भाई नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म करा था, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, बहुत बड़ी बात है यहाँ पर क्या किया गया, जैसे कि बात किया गया था 1991 के रिफॉर्म में कि हम लोग क्या करेंगे भाई, प्राइवेट सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देंगे, किसके तहत, प्राइवेटाइजेशन के तहत, है ना, निजीकरण के तहत। तो प्राइवेट, जो प्राइवेट है, अब प्राइवेट पर ज्यादा ध्यान देने का मतलब क्या हो गया भाई, मतलब है कि आपको क्या करके चलना पड़ेगा, डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब विनिवेश दो होता है, एक तो डीनेशनलाइजेशन होता है, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है भाई, कि अगर गवर्नमेंट, सरकार अगर अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेच दे, सेल कर दे, सारा हिस्सा नहीं, कुछ हिस्सा, मान लो जैसे एलआईसी है भाई, एलआईसी में सरकार का शेयर मान लो 100 करोड़ की कंपनी है,
और इसका शेयर 60% है। सरकार ने क्या करा, इसमें से 10% जो है वो HDFC को बेच दिया। ठीक है, तो इसका मतलब सरकार ने क्या करा, इन्वेस्ट तो करा, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट है। मतलब वो पैसा आया कहां से, हम कंपनी के शेयर को बेचकर, इसमें 10% हिस्सेदारी सरकार ने बेची, जिसकी वजह से HDFC ने उसको कुछ पैसा दिया होगा। समझे? तो अगर सरकारी कंपनी का कुछ हिस्सा बेचकर सरकार पैसा कमाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है वो, हाँ, तो इसके तहत प्राइवेटाइजेशन को ही तो बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि भाई अगर ये कंपनी सरकारी कंपनी को बेचा जा रहा है ना, कि सरकारी कंपनी का कुछ हिस्सा बेचकर हम प्राइवेट के हाथों में दे दे रहे हैं, समझ रहे हो? तो उससे क्या हो रहा है, प्राइवेट अब फोकस करेगा किस पर, प्रॉफिट ओरिएंटेशन, जिसकी वजह से लाभ देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, तो वैसे बहुत सारी कंपनीज जो कि घाटे में चल रहे थे उनको सरकार ने क्या करा, डिसइन्वेस्टमेंट करा, जहां पर प्राइवेट को लाया गया ताकि वो चीजों को एक तरीके से सही तरीके से आगे लेकर चला जाए, क्योंकि सरकार का काम क्या होता है, मैंने बताया था, वेलफेयर। सरकार अगर प्रॉफिट जनरेट के बारे में सोचने लगे तो वेलफेयर का काम अधूरा रह जाएगा। ठीक है, जनरली जैसे देखो रेलवे लगभग समय घाटा घाटा बोलता रहता है सब लोग, क्यों, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रेन चाहे खाली जा रहा हो यहाँ से अमृतसर, तो वो खाली दौड़ाएगा, जो टाइमिंग है वो चलेगा। लेकिन मान लो वहीं अगर प्राइवेट बस रहता, अगर सीट नहीं भरा रहता, तो वो एक बार दो बार चला देगा, तीसरे बार रूट चेंज करो भाई। समझ रहे हो? लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सरकार वेलफेयर पर ज्यादा ध्यान देती है, प्रॉफिट पर कम ध्यान देती है। और जस्ट इसका उल्टा प्राइवेट उल्टा होता है। तो वहां पर फोकस भी किया गया था भाई कि डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बैठाया गया, जो कि डिसाइड करेगा कि किस तरीके से जो है डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, कौन सी कंपनी सरकार की बेची जाए, कौन सी कंपनी का सरकार का कुछ हिस्सा जो है वो एक तरीके से किस कंपनी को दिया जाए, वो सब सारी चीजों का ध्यान कौन, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन रख रही थी 1996 में। ठीक है, तो याद रखना है। यहाँ पर एक और बात हुई थी, बहुत बड़ी बात हुई थी, जिसको देखने को मिलेगा मिड डे मील, यहीं से शुरुआत हुआ गरीबी बढ़ने का। हाँ, इससे तो एक तरीके से और गरीबी बढ़ा है ना, खाने के लिए जाने लगे लोग, एजुकेशन लेने थोड़ा ना जाते हैं, वो तो खाने के लिए जाते हैं, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। मिड डे मील शुरुआत हुआ कहाँ भाई, गवर्नमेंट स्कूल्स में। ठीक है, एक तो ये बात याद रखना है कि कौन से 5 ईयर प्लान में जो मिड डे मील स्कीम है वो चालू किया गया था, 8 5 ईयर प्लान। एक और काम किया गया जो बहुत बड़ा काम किया गया, एमपी लैड्स। एमपी लैड्स का मतलब क्या होता है भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। आप जानते हो कि हर एक सांसद को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद, हर एक सांसद को 5 करोड़ रुपया अलॉट होता है, 2.5 करोड़ रुपया 2.5 साल में, फिर 2.5 करोड़ रुपया 2.5 साल में, 5 साल के 5 साल के कार्यकाल में उसको कितना, कि हर एक साल 5 करोड़ मिलता है, या फिर 5 साल में 5 करोड़ मिलता है, तो उसको 2 इंस्टॉलमेंट पर मिला है। ठीक है, तो वो जो फंड है वो इस स्कीम के तहत खर्च करेगा अलग अलग एरिया के डेवलपमेंट में। मतलब मान लो कोई देहरादून का सांसद है, ठीक है, या कोई एक एरिया का सांसद है, तो वो क्या करेगा, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स में वो खर्चा एक तरीके से जाएगा, वहां की पानी की व्यवस्था हो रही कि नाला नाली बना या नहीं बना। वैसे मनरेगा के तहत भी आता है, विधायक फंड भी रहता है और एमपी भी रहता है। देख रहे हो, मतलब अगर गांव में बोला जाए तो 4 तरीके से फंड जा रहा है। एक तो मनरेगा का फंड जो कि अभी बीबी जी राम जी हो गया भाई, आगे अगर देखा जाए तो विधायक फंड जो एमएलए का फंड आता है वो जाता है, फिर दूसरा मुखिया, वहां का प्रधान, या फिर अगर यहाँ पर अगर शहर में है तो म्यूनिसपैलिटी। ठीक है, और दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी खर्चा करेगा वो इस स्कीम के तहत करता है, एमपी लैड्स। और ये पहली बार शुरुआत किया गया कि एक स्कीम होगा जहां पर सांसदों को पैसा दिया जाएगा और सांसद अपनी लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, और 2 इंस्टॉलमेंट में उनको पैसा मिलेगा। समझ में आया? तो ये सांसदों के लिए अलग से। तीसरा काम ये किया गया, सोशल, मतलब नेशनल सोशल जो असिस्टेंस प्रोग्राम, कि भाई हम सोशली लोगों को मदद करेंगे चीजों को लेकर, कि रोजगार कैसे लें और बहुत सारी चीजें, ताकि चीजें जो है समांतर तरीके से चल पाए और साथ में लेकर चला जा सके। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया भैया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ठीक है, क्या मिड डे मील, एमपी लैड्स, और क्या किया गया भाई, असिस्टेंस प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया भाई, नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम। अब यहाँ पर देखो एक बहुत बड़ी बात हुई थी, इंदिरा गांधी जी, ये जिक्र जो है वो इमरजेंसी के दौरान भी उन्होंने एक तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ट्रायल बेसिस पर चलाया था, कि भाई लोकल एरिया एक होता है, देखो 3 लेवल पर हमारी जो सरकार काम करती है भाई, एक तो होता है सेंटर लेवल पर,
एक होता है स्टेट लेवल पर, ठीक है। तो 1992 से पहले ऐसे चलता था, सेंटर और स्टेट ही, मतलब जो गांव में या फिर शहरों में पैसा वगैरह बंटवारा होता था वो जनरली स्टेट करके चलती थी, ठीक है। लेकिन 1992 में क्या हुआ कि यहाँ पर क्या लाया गया भाई, पंचायत सिस्टम लाया गया। पंचायत का सिंपल सी बात, यहाँ पंचायत या फिर म्युनिसिपैलिटी बोल लो, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोले भाई, लोकल लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस। तो लोकल सेल्फ तो तीन टायर हो गया ना, सबसे निचला लेवल पर कौन काम करेगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर वो काम कर रहा है पंचायत लेवल पर या विलेज लेवल पर या रूरल एरियाज पर तो वो पंचायत हो जाएगा। अगर वो शहर के लेवल पर काम कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, म्युनिसिपैलिटी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके तहत 1992 में क्या किया गया, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब संविधान में संशोधन किया गया और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बैठाया गया। याद रखिएगा 73rd जो है मतलब 73वां संविधान संशोधन के तहत किसको भाई, ग्रामीण बोल लो, मतलब रूरल एरियाज में कैसे गवर्नेंस होगा, और 74 में अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्र में, मतलब म्युनिसिपैलिटी का क्या क्या काम होगा, और गांव में अगर देखा जाए प्रधान वगैरह किस तरीके से काम करके चलेंगे, कैसे इलेक्शन होगा, वो सब सारी चीजें। तो देख सकते हो 1992 में एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का गठन हो गया था, मतलब क्या, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ चुके थे। और गांधी जी इसका जिक्र बहुत पहले से भी करते हुए आ रहे हैं कि भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखना यहाँ तक। यहाँ पर एक और बड़ी बात हुई, स्टैट्यूटरी जो है, स्टेटस ऑफ सेबी। सेबी का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके पहले ना 1988 में गठन किया गया था सेबी का, लेकिन उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं दिया गया। स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब वैधानिक, संवैधानिक नहीं, वैधानिक, हाँ, लॉ के थ्रू उसको स्टैब्लिश नहीं किया गया था। सेबी, सेबी कौन है भाई, वही है जो स्टॉक मार्केट को देखता है, कैपिटल मार्केट को देखता है, वो सब सारी चीज। स्टॉक मार्केट को कौन देखता है, सब सेबी देखता है, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या जितने भी कंपनीज एक्ट 2013 है, जितने भी कंपनीज रजिस्टर होते हैं ना सेबी के, बिना कंपनीज, अगर मान लो कि आज कोई कंपनी अगर रजिस्टर्ड है तो वो कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार रजिस्टर्ड होगा, और वो किसके तहत है भाई, सेबी। सेबी ही सारी कंपनीज को एक तरीके से देखती है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ठीक है। तो कौन है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी का एग्जाम भी होता है भाई, सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, नबार्ड हो गया, इन तीनों का एग्जाम अपने आप में ही बहुत अच्छा, बहुत अलग लेवल का एग्जाम होता है, जो कि एक तरीके से आप बहुत सारे आईएएस ऑफिसर की तैयारी में जो तैयारी करते हैं ना, इधर की ओर मूव कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जान रहे कंपटीशन ज्यादा है। यहाँ पर अभी तक थोड़ा बहुत कंपटीशन कम है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलेगा। ये सब सारे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी बॉडी। व्हाट डू मीन बाय रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी उस बॉडी को बोलते हैं, ऐसे सोचो, अगर मैं सवाल पूछूं, एक ही रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं पूरे देश में, क्योंकि अलग अलग चीजों को अलग अलग रेगुलेट करने के लिए अलग अलग बॉडी जरूरत। जैसे मान लो आरबीआई है, आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है, ठीक है। ये पूंजी बाजार को या फिर स्टॉक बाजार को एक तरीके से रेगुलेट करती है। नाबार्ड जो है कौन सी बाजार को भाई, ग्रामीण बाजार को, मतलब रूरल वित्तीय, किस तरीके से रूरल एरिया में वित्तीय सहायता मिले उसका। तो समझ सकते हो ये अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है, ये एग्जाम होते हैं हर साल, पता है, बहुत अच्छा जॉब है सब, ठीक है। बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा है, ऊपर से 5 दिन ही काम करने, सैटरडे संडे छुट्टी, ठीक है। और तनख्वाह 1.5 लाख से शुरुआत होती है, ठीक है। बाकी 2 इंटरनेशनल ट्रिप फिक्स है, फैमिली फादर मदर सबके साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई चार चार है, 4 या 5 रहते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा है जॉब ये, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में अगर जाना है तो है, नहीं 4 मतलब फैमिली ग्रुप, मतलब ये होने चाहिए, ऐसा ना भाई बहन सबको उठा के लेके चलो मतलब माता पिता वाइफ हस्बैंड और अगर कोई है अदर चिल्ड्रन वगैरह तो, ठीक है भैया। यहाँ तक समझ में आया 1982 90। ये अगर कोई पूछे ना कि पहले से भी कब बना था, 1988 में, ठीक है। अभी लिखवा देंगे, चलिए इसको खत्म कीजिए फटाफट। हाँ हाँ, सारे कंपनीज जो एक्ट 2013 के अनुसार रजिस्टर करनी होती है अपने आप को, तभी कौन करेगा और बताओ, सभी तो करेंगे।
तो एफडीआई है। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए वो सरकार काम है। इसका काम क्या, देख रेख करना, कोई गलत तो नहीं कर रही है, सब सही तो है, कागज पत्र सही है या नहीं है, इन्वेस्टमेंट सही तरीके से उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, गलत इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहा है, ये कहीं से स्टॉक बाजार को गलत तरीके से ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो ये सब सारी चीजों देख रेख करने का काम। आरबीआई का काम पॉलिसी बनाना थोड़ा ना, आरबीआई का काम सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड पॉलिसी, कंपनी से रिलेटेड पॉलिसी से भी बनाएगी और वो रेकमेंड करेगी, वो एज पर द लॉ, एज पर द सेबीज एक्ट जो है उसके हिसाब से 1992 के हिसाब से वो चीजों को बोलेगी रेगुलेट करना। 1991 में इसका सेबी एक्ट आया था, 1992 में इसको गठन किया गया, 1988 में उसको एक तरीके से वैसे स्टैब्लिश किया गया था चेक एंड बैलेंस के लिए, बाद में उसको वैधानिक बॉडी के रूप में स्थापित कर दिया गया। हाँ इंडिपेंडेंट ना रोल है, लेकिन उतना रोल नहीं, इंडिपेंडेंट बॉडी बोल के चल सकते हैं, क्योंकि वहां सर जो भी सर वहां जाएंगे वो सरकारी नौकरी के थ्रू ही जाते हैं, तो जहां सरकारी नौकरी है वहां ये बॉडी इंडिपेंडेंट होता है। वैसे अलग बात है कि उसको सरकार के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, जैसे कि अब टैक्सेशन वाले में देख लो, कोई अगर सीजीएल निकाला, उसको इनकम टैक्स ऑफिसर मिला, तो सरकार अपने हिसाब से उसको, हो सकता है सरकार का बात वो ना माने, वो अपनी चीजों को चलाने की कोशिश करे, तो दोनों तरीके से हो सकता है। आदर्श ग्रामीण योजना कोई आया ना, उसको योजना के बारे में जानते हो कि हर एक एमपी को ये बोला गया था बीच में कि आप एक गांव को चुनिए अपने एरिया में और उसको एक आदर्श गांव बनाइए या फिर एक आदर्श एरिया बनाइए जहां पर पानी की टंकी सब चीज व्यवस्था सारी तरीके से हो, और उसी तरीके से हर हर टर्म में या हर साल में, एक साल में एक बार, जैसे एक साल में 5 करोड़ रुपए मिलता है भाई, अब मान लो कि उसको 2.5 करोड़ मिला, तो उससे क्या करेगा, वो एक गांव को एक तरीके से फोकस करेगा जहां पर उसमें प्रॉपर सारी चीजें सारी व्यवस्थित की जाए, सारी व्यवस्था को, ताकि चीजें जो है वो गड़बड़ ना हो। ठीक है, अब तो धीरे धीरे सरकारी स्कूल का विलय भी किया जा रहा है, बहुत सारे देखना आने वाले समय में ये होगा कि सरकारी स्कूलों में भी कि अब एक एरिया का एक सरकारी स्कूल होगा वो बड़ा, सारे बच्चे वहीं जा रहे हैं। पहले क्या होता था, हर एक गांव में एक एक सरकारी स्कूल था। अब क्योंकि रोड वगैरह, ये क्यों होता था, सोचो हर एक गांव में एक सरकारी स्कूल, रोड वगैरह उस तरीके का नहीं था, तो लोग जा नहीं पाते थे। अब क्या हो गया, रोड वगैरह व्यवस्था ठीक हो गया, तो अब क्या 4-5 गांव या फिर एक पंचायत का एक ही सरकारी स्कूल होगा, वो अच्छी बात है, सेंट्रलाइज किया जा रहा है इसको। हाँ वो फंड वापस आ जाएगा, वो पूरा काला चिट्ठा देना पड़ता है ये सब सारी चीजों का, कि एमपी लैट्स के तहत, एमपी लैट्स को लिख लीजिएगा यहाँ पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसके तहत 5 करोड़ रुपए हर साल एमपी को मिलते हैं अपने लोकल एरिया को डेवलप करने के लिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो इसको और हिंदी में क्या बोल सकते हो भाई, तुम बताओ। सांसद स्थानीय क्षेत्र, हाँ विकास योजना, और इसमें लिख लीजिएगा प्रत्येक साल एमपी को, सांसद को 5 करोड़ रुपया 2 इंस्टॉलमेंट पर मिलता है। ठीक है, 5 साल में 25 करोड़,
तो उसे एक गांव को तो एक तरीके से हो ही सकता है। 5 लाख शायद विधायक को मिलता है, विधायक बोल रहा हूँ इसको, नीचे गांव पंचायत पर, पंचायत लेवल पर। हाँ, मतलब उसके एरिया में टोटल रहते हैं ताकि वो लोकल एरिया के डेवलपमेंट को कर सके। उसको बंद कर दीजिए। बंद करना था, टच ही करना, किसको टच करना, स्टॉप को। हाँ